जिगर उधर ही खड़े हो जाओ, उधर ही खड़े रहो, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा जी, लेक्चर 28 स्टार्ट करते हैं। कैफ 1, FAR 1, स्पिन इंडस्ट्रीज कल किया हमने। स्पिन इंडस्ट्रीज लेग स्पिन थी, ऑफ स्पिन थी, मिस्ट्री स्पिन थी। नहीं समझ आया सवाल तो फिर कौन सी मिस्ट्री स्पिन थी भाई? फिर दे देना आप, भाई फिर दे देना आप। बस बस अब क्लास के बाद हट जाओ, हट जाओ। अच्छा जी, दूर हो जाए सब, अब परे परे हो जाओ। टेस्ट 3 डिस्कस नहीं हुआ था, चलें आज ट्राई करते हैं। आज हमने एक क्वेश्चन करना है जी। लेक्चर 28 है हमारा और इसमें एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये पास पेपर 11 है। जब बुक्स आपके पास आ जाएंगी तो ये क्वेश्चन उसमें होगा, लेकिन उसमें 2 चीज़ें नहीं होंगी। 2 चीज़ें मैंने बढ़ा दी हैं। भाई क्या हो गया है? बस ठीक है, अब छोड़ो पेपर, अब पेपर बाद में क्लास पे। 2 चीज़ें से मैंने ऐड की हैं एडिशनल, मैंने वो येलो कर दी हैं। एक कंसल्टेंट फ़ी नहीं गिवन थी सवाल के अंदर के पे की है, मैंने उसको ऐड कर दिया। दूसरा, रिक्वायरमेंट में मैंने कैरिंग अमाउंट भी निकालने का कह दिया था, यानी कि आप कॉस्ट भी। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी जब आया था, जिस ज़माने में आई कैप का सवाल है, ठीक है, तो तब नंबर बहुत ज़्यादा है, 7-8 नंबर का आता है अब, ठीक है, और थोड़ी सी चीज़ें कम हो जाती हैं। बहरहाल सीखते हो तो चीज़ पूरी सीख लेना। तो ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 10 और 11 2 साल की करनी थी, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट हमारा शुरू होना था 10 में, ख़त्म होना था 11 में। तो ये एक बड़ा अच्छा फुल फ्लैज क्वेश्चन है। पहले दिल कर रहा था इसको टेस्ट में दे दूं, फिर टेस्ट के लिए को और ढूंढ लिया, तो इसको मैंने कहा क्लास में करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तुम फेल क्यों हुए हो? वाह, क्या हो गया था? क्या था ना, इंट्रो पूरी पढ़ के जाना घर, नहीं पढ़ी थी तुमने। अच्छा जी, ओके। सवाल है जी हमारे पास, बुक से मैच जो चीज़ नहीं करेगी मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है ना। तो एडिशनल काम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। असल सवाल वहाँ मौजूद, उसका सोल्यूशन भी होगा। ओके, करना चाहे मजीद प्रैक्टिस तो जब बुक आ जाए तो वहाँ से वो सवाल भी कर सकता है। ओके, अब रिक्वायरमेंट है बोरिंग कॉस्ट निकालनी है फिलहाल टू बी कैपिटलाइज्ड, और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड जो निकालनी है वो 2 साल की निकालनी है। ईयर एंड 30 जून है। 2 साल की क्यों निकालनी है, उसकी वजह इधर देखो। ऑन 1 मार्च एप्पल कॉर्पोरेशन, ये असल में सवाल का नाम है ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन है, तो मैंने 2 चेंजेस की तो मैंने नाम बदल दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। एप्पल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट, कब? 1 मार्च 10 को, ठीक है जी। एंड द न्यू प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 11। अब इशू ये है कि हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2009 पर, और पहला साल ख़त्म हो रहा है 30 जून 10 पर, और दूसरा साल ख़त्म हो रहा है 30 जून 11 पर, ठीक है ना। इसी 2 साल की रिक्वायरमेंट है ना, देखो 30 जून 10 और 30 जून 11 की बोरिंग कॉस्ट निकाल के दो जो कैपिटलाइज होनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल में कह रहा है जी शुरू हो रहा है एसिड कंस्ट्रक्ट होना 1 मार्च 10 को। 1 मार्च 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये क्या है जी, जनवरी, फरवरी, और यहाँ पे, यहाँ कहीं शुरू हुआ और ख़त्म हो रहा है जाके 31 मई 11 पर। तो 31 मई 11 यहाँ पे करके आ रहा है। अब बीच में साल पड़ गया। अब ये दोनों काम हमने अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। कंप्लीट तो हर सवाल में ही हो जाता था प्रोजेक्ट। हमने पावर लिमिटेड वाला सवाल किया जिसमें कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं हुआ था प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये है, दोनों ही साल हमारे सामने आ गए। तो पहले साल के एंड पे ये वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है, और दूसरे साल के एंड पे ये, दूसरे साल में ये कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं सवाल पढ़ना। ऑन 1 मार्च 10, साथ साथ हम वो भी करते चलेंगे ना अपना काम, क्या, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। बैठ जाओ यार, पढ़ना शुरू कर दो भाई। एक बच्चे ने मुझे गोली दे दी तो मैं खा रहा हूँ, कहते नहीं फलाने ने गोली करा दी, उसने मुझे गोली करा दी है। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये उम्मीद पे उसने ये गोली कराई कि इसकी क्लास में क्लास नहीं होगी, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। ओके, लेटर ऑफ लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड। ऑनलाइन वालों को नहीं पता लग गया होगा मैं टॉफी खा रहा हूँ। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, कहीं पता लग ही ना जाए उनको। उसके बाद सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन है, ठीक है जी। और इधर देखो, इधर देखो, सीजेशन ईयर एंड पर होती है अगर पहले हो जाए ईयर एंड, ठीक है। अगर ईयर एंड ना हो, वर्क कंप्लीट हो जाए तो वर्क कंप्लीशन पर, ठीक है जी, सही है। अब 2 साल की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की, 2 साल की बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन हमने करनी है, ठीक है।
यार ये कैमरा के आगे मत बैठा करो अगर लेट आया करो तो, ठीक है। तो क्या करें, एक ही वर्किंग बनाएं और उसमें 2 साल लिख लें, क्या ख्याल है? ये बड़ी गलती होगी। मतलब हो तो जाता है सवाल, लेकिन इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर सवाल में हमारा एसेट 2 साल पे फैला हुआ है, क्वालिफाइंग एसेट, और आपको दोनों साल ही रिक्वायर कर लिए गए हैं, तो आप तो दोनों साल की वर्किंग जो है ना, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक, इंटरेस्ट ऑन जनरल लिखते हो, वो आप दोनों साल के अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो सही है ना, एक तो ये बात डिसाइड हो गई, ये भी एक सीखने वाली बात थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द न्यू प्लांट वॉज, अच्छा साथ साथ पढ़ते चलें। ऑन 1 मार्च सेब कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो किस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई? यकम मार्च 2010, ठीक है। द प्लांट वॉज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। टोटल कॉस्ट कितनी इसकी पड़ी? 100 मिलियन। और किस दिन कंप्लीट हुआ? 31 मई 2011। अब जब पहला साल एंड होगा ना, तो यकम मार्च से 30 जून तक की कैपिटलाइजेशन हम कर सकेंगे, और अगले साल के अंदर फिर ऑनवर्ड्स चलेंगे। जितनी पहले हुई पड़ी है एसेट है ना, वो तो ब्रॉड डाउन बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। और फिर आगे यकम जुलाई 10 से 31 मई 11 तक, अगले 11 महीने अगले साल में चले जाएंगे भाई, ठीक है। समझ आ रही है ना बात? तो ईयर एंड बीच में आना है, एक ईयर एंड भी आना है बीच में। कौन सा जी? 30 जून 10। तो बड़ा अच्छा सवाल है, कीपिंग इन व्यू के सारा कुछ इसमें हो रहा है, 2 साल में फैल भी गया सवाल, ठीक है जी। 30 जून 2010। ये दोनों डेट्स क्यों लिखनी, समझ आ रही है ना? स्लोली कर रहे हैं सवाल। मुश्किल सवाल है, जिन्होंने छुट्टी की है ना आज, हफ्ता समझ के। और ये लेट आने वालों, मैंने बहुत दफ़ा अर्ज किया कि टाइम पे आया करो। अच्छा, AC फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। ऑन 1 मार्च 10 a 7-year loan of 70 million was obtained specifically for construction of the plant. अच्छा, यूं स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन नाम भी लिखता लिख देता, a 7-year loan was obtained, बस। खामोश होता तो क्या कहते? हाँ, लेकिन रनिंग फाइनेंस स्पेसिफिक होता ही नहीं है, इसलिए ये ना कहना कि वो तो खामोश था, हमने उसको क्यों जनरल कहा था कल वाले सवाल में या आज वाले में कहें, ऐसे ऐसे कभी नहीं सोचना, ठीक है ना। रनिंग फाइनेंस इज अ जनरल लोन, कल बड़ी तफसील से इसके ऊपर मैंने बात कर दी थी, ठीक है। ओके, ऑन 1 मार्च 10 a 7-year लोन। हम ये रूल भी किसके लिए बना रहे होते हैं? यहाँ से ऐसे मैंने कल लिखा था, ऐसे रूल फॉर स्पेसिफिक लोन है ये, कि स्पेसिफिक लोन जो है स्पेसिफिक लोन, ठीक है जी, उसकी हम कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे लेटर से और सीजेशन करेंगे ईयर एंड ये वर्क कंप्लीट। और जनरल लोन में तो हमें रेट चाहिए, वो मिल जाए तो हम डेट ऑफ पेमेंट को पकड़ते हैं और डेट ऑफ पेमेंट को देखते हैं और उस कैपिटलाइजेशन रेट पे हम कैपिटलाइज कर देते हैं, उसमें ये रूल नहीं लगता। डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन या ईयर एंड तक जाते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जाग रहे हो सारे? अच्छा जी। द लोन अर्न्ड मार्कअप एट 13% पर एनम पेएबल सेमी एनुअली। अब इधर रुको, यकम मार्च 10 को लोन लिया तो 6 महीने का इंटरेस्ट पूरा होगा, मार्च अप्रैल मई जून, हमारे साल में कोई नहीं पे होना, जुलाई और अगस्त। अब ये 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो 31 अगस्त की शाम को ये इंटरेस्ट पे करेगा या यकम सितंबर की सुबह, सवाल बता देगा हमें। द अरेंजमेंट फी एट 1% ऑफ लोन अमाउंट वाज पेड टू द बैंक। ये क्या है? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा, 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 विद इंटरेस्ट। 5 की प्रिंसिपल की अमाउंट है और इसके अलावा इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त एंड 28 फरवरी। अभी आपको बताया था कि आखिरी दिन 6 महीने के एंड होते हुए घर जाते हुए रास्ते में पहले बैंक में पैसे और लोन की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जमा कराएगा, फिर घर जाएगा, ठीक है ना। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट और उस 6 महीने की किस्त 31 अगस्त की शाम को देगा, और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इन 6 महीनों की किस्त और इसका इंटरेस्ट 28 फरवरी की शाम को देगा। क्लियर? अच्छा जी। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एट 8%। सब कुछ ही है माशाल्लाह सवाल में, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चन वगैरह छोड़ो ताकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट तक आ जाए सवाल सारा हमारे सामने, ठीक है जी, ताकि फिर मिटाना ना पड़े ना, नंबरिंग शंबरिंग सब कुछ इस पे कर लेंगे। अच्छा, आगे कहता है AC ऑल्सो हैज अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। सवाल खामोश है, ये स्पेसिफिक लोन होगा, स्पेसिफिक लोन। सवाल खामोश है, सवाल खामोश नहीं है, सवाल चीख के ये कह रहा है कि ये रनिंग फाइनेंस जनरल लोन होता है, ठीक है खान साहब? आपको नहीं लग रहा ये चीख के कह रहा है बेटा? लग रहा है, सबको लग रहा है। अच्छा, AC also has a running finance facility of 100 million carrying markup of 14% per annum. Any additional amount required for the project was provided through this facility. हाँ भाई, एक ही जनरल लोन है, जिंदगी आसान है, एवरेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा रेट है, ये कैपिटलाइजेशन रेट है, एवरेज करने की जरूरत नहीं क्योंकि लोन ही एक है। हम इस 100 मिलियन के बारे में क्या करेंगे? इसके बारे में क्या सोचेंगे? इसके बारे में सोचेंगे कि इसको यूं काट दें,
जनरल लोन का आना जाना, उसके इंटरेस्ट का जाना, हमारी बला से जाएं चले गए बाहर। ठीक है जी, हमें तो सिर्फ चाहिए ये रेट जो आज निकालने की जरूरत ही नहीं है। कमाल नहीं हो गया? कमाल हो गया ना। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फ्लोज 1 2 3। ठीक है जी, कंसल्टेंट फी भी पे की है हमने, बोरिंग कॉस्ट है ना, एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही। ये ओरिजिनल सवाल में नहीं है, इसलिए बुक में जब सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन ये वाला देखना पड़ेगा जो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐड होगी बीच में बात। ठीक है, बहरहाल इसका फर्क क्या पड़ेगा, रिसीट पेमेंट के अंदर एक नंबरिंग इसकी भी आएगी। ठीक है, दूसरा फर्क क्या पड़ेगा, हम जब एसेट की कॉस्ट निकालेंगे तो इसको इसमें ऐड भी कर देंगे। अच्छा बस, और तो कुछ नहीं होना। ओह, द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड। हाँ, पिछले सवाल में सस्पेंशन नहीं आई थी ना, उदास हो गए थे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी टू 28 फरवरी। द सस्पेंशन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। जरूरी कंपोनेंट ही नहीं आ रहा, रूटीन है जी। जो भी प्लांट इंस्टॉल करेंगे 1 महीने के लिए उसका जरूरी इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, जरूरी पार्ट उसका नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ही होता है, ये तो कभी कभार ऐसा होता है जी। ठीक है, तो ये नॉन रूटीन स्टॉपेज है, बस इतना ज़हन में रख लेना है। बाकी इस पॉइंट को हमने अभी नहीं पढ़ना। ठीक है ना, बस यहाँ पे लिख लिया आपने, पर्चे के अंदर लिख लिया नॉन रूटीन। ठीक है, नॉन रूटीन है तो मतलब, नॉन रूटीन का मतलब कंसिडर। बस कंसिडर क्या करना है, आपने सिर्फ इतना कंसिडर करना है कि आपने बटा लगाते हुए थोड़ा सा गैप दे देना है। ठीक है, और मंथ्स लिखने हैं। लेकिन इतना तो कर लो ना, सवाल अगर 2 साल का है तो थोड़ा इतनी तो तसल्ली हो जाए, जैसे पढ़ ही रहे हो ना सवाल। अब ये तो नहीं कि दोनों सालों के अंदर हम ये काम करते रहे। 1 महीना है तो किसी 1 साल में आया होगा ना। अब कौन सा महीना है, फरवरी 2011, इधर आएगा, इधर आएगा। मतलब जो पहले साल 30 जून 10 वाली वर्किंग है उसमें ना बटे में फर्क डालेंगे ना ही मंथ्स लिखेंगे, तो जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जबकि दूसरे साल के अंदर ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो ये भाई सवाल पढ़ते हुए हमें प्लान करना पड़ता है। ठीक है ना, सही है। देखो ना, अगर दोनों में ये काम करने लग जाओ कि नॉन रूटीन है तो टाइम ज़ाया होगा, और अगर सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा और इसको इग्नोर किया तो पूरा सवाल करने के बाद लगा ओहो यहाँ तो -1 यहाँ होना था। तो ये दोनों बातें आपने स्टार्ट में ही डिसाइड कर ली। पहले साल की वर्किंग में नहीं करना, मैं भूल भी जाऊँ तो याद करा देना मुझे। ठीक है ना, और दूसरे साल की वर्किंग करते हुए ना याद कराया तो फिर देखना तुम। ओके, अच्छा ओके जी। नेक्स्ट है यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। ये भी मैंने ऐड किया था पॉइंट, क्योंकि मैंने कैरिंग अमाउंट मांगी है तो कॉस्ट भी निकलनी। देखो ना, सिर्फ एक लिखा कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब कॉस्ट भी चाहिए, डेप्रिसिएशन भी चाहिए। ठीक है ना, तो कॉस्ट भी निकालनी थी, डेप्रिसिएशन भी निकालनी थी। तो ये वाला पॉइंट मैं येलो करना भूल गया, अभी येलो किए देता हूं। ये भी मैंने ऐड किया, आई थिंक सो ये ओरिजिनल सवाल में नहीं था। बहरहाल आप जब देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है जी, अब इसका कलर क्यों थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो मैंने वर्ड की फाइल के अंदर येलो कर दिया था और फिर पीडीएफ बनाई थी और ये भी किया। अच्छा जी, सही है। मतलब ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड की थी। भाई सवाल तो आसान से ही लग रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है। क्या बनाना है जी, फॉर्मेट। ओके, तो बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी कैपिटलाइज्ड। इसमें जी क्या कुछ आएगा। अच्छा, ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी दोनों साल की वर्किंग में आएगा ना। ये पहले वाले में आएगा, दूसरे वाले में नहीं आएगा। ठीक है, तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे। सेकंड होगा जी, बोलो तो, इंटरेस्ट एक्सपेंस। उम्मीद तो है आज एंड पे टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा मैं प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ठीक है, और फिर मंडे मतलब एक लेक्चर और 2 तो हद है, वैसे 1 लेक्चर और लगेगा और फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन। आपकी किताब का सबसे मुश्किल सवाल यही है। ठीक है, इससे एक मुश्किल सवाल है, वो किताब में नहीं है, वो फिर मैं आपको हैंड आउट में दे दूंगा। ठीक है ना, किताब का सबसे मुश्किल सवाल यही है जो हम कर रहे हैं, उसको भी मैंने मजीद मुश्किल कर लिया है। कंसल्टेंट फी भी ऐड कर दी उसमें। तो सीखते हुए सारी चीज़ सीख लेते हैं। पर्चे में 8 नंबर का बना दे, 7 का बना दे, हमें सब कुछ आता होगा तो थोड़ा काम तो कर ही लेता है ना बंदा। ये मसला तब है जब थोड़ा आता हो और ज़्यादा आ जाए। ठीक है, बाकी तो अल्लाह ही मालिक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, सब कुछ करके भी अल्लाह पे भरोसा रखना, अपनी मेहनत पे नहीं। ऑन स्पेसिफिक लोन्स, लोन्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, अभी तो एक ही है, किसी सवाल के अंदर स्पेसिफिक लोन भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो देख लेना। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेंगे हम, क्योंकि सवाल में किस्तें आ रही हैं। तो हाँ, पहली किस्त पे होगी 28 फरवरी, 31 अगस्त 10 को। तो हमारे साल में तो फिर कोई पेमेंट नहीं ना हो रही। मैं ज़रा प्लान कर रहा हूँ कि मैं इधर नीचे ही दूसरी वर्किंग भी कर लूँ, ज़रा जगह बच जाए ताकि बोर्ड के ऊपर कुछ मिटाना ना पड़े। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे देख लिया। आप 2 लाइनें तैयार छोड़ दी, किस्तें आ रही थी। उसके बाद लेस क्या करोगे, लेस करोगे इन्वेस्टमेंट इनकम।
अब इसका बिल्कुल नहीं पता होता कि कितनी लाइनें आनी है, तो आपने एहतियातन इसके लिए 4-5 लाइनें छोड़ दी, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन ठीक है जी, जनरल लोन्स का भी इंटरेस्ट आ जाएगा और हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में निकाल रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, ठीक है। मुश्किल है, इधर पूरा है तो साथ ही बना लेता हूँ। ऐसे ही हमें बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी पड़ेगी। प्लानिंग तो कर लेना सारी, वर्किंग वगैरह तो साथ साथ ओपन होती हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लेना ज़रूरी है। सवाल सारा ना भी समझ में आए, मार्क्स इजी मिल ही जाते हैं। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, और ये हम करेंगे जी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। तो ये नई बात हमने सीखी कि अगर 2 साल में एसेट की कंस्ट्रक्शन पहली हुई है और वो दोनों साल में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज मांग ले तो एक ही वर्किंग मत करना, वो संभलेगी नहीं, टाइम को नहीं लगता इतना, उल्टा उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है सोचते सोचते। आप 2 साल के अलग अलग वर्किंग करो, इंशाल्लाह बिल्कुल इजीली वो अलग अलग सवाल बन जाएगा आपका हर साल का, ठीक है। बहरहाल फॉर्मेट में तो हम लिख लेंगे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लेकिन इस साल में ये नज़र नहीं आएंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज़ होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, बस ये एक्सपेंस सिर्फ एक्सपेंस आता है और इस एक्सपेंस में से इन्वेस्टमेंट इनकम नेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, ठीक है जी। और उसके बाद लेस करेंगे आप इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको इंटरेस्ट इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे आएगा हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, ठीक है जी। और फिर हम आगे बना लेंगे रिसीट पेमेंट शेड्यूल इंशाल्लाह, ठीक है ना। और तो कोई वर्किंग करनी नहीं, वो देख लेते हैं, पहले एक बनेगा ना 1 साल का, उसके बाद फिर पॉसिबिलिटीज़ देख लेंगे, अलग बनाएं या उसी को कंटिन्यू कर लें, ठीक है ना, ठीक है जी। उसके बाद रिसीट पेमेंट बनाएंगे हम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हमारे पास परसेंटेज इन्वेस्टमेंट का रेट आ रहा है ना, तो वर्किंग 1 बनेगी हमारी। देखो ये दोनों वर्किंग नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना। रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनेगा जिसमें हम डेट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एसेट नहीं लिखेंगे भाई, स्पेसिफिक लोन, स्पेसिफिक लोन लिखेंगे। मैंने कहा शायद रिवैल्यूएशन करने लगे, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक लोन आएगा, जनरल लोन आएगा और बैलेंस आएगा, ठीक है जी। उसके बाद जब ये सब कुछ कर लेंगे एंड पे फिर फिक्स एसेट की जो है वो कॉस्ट भी निकालेंगे, ठीक है ना। पहले साल में वो इन प्रोग्रेस कहलाएगा और डेप्रीशिएट नहीं होगा, दूसरे साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और फिर डेप्रीशिएट भी करेंगे। लो भाई आसान आसान नंबर पहले ना ले लें, क्या ख्याल है? आसान आसान नंबर कौन से हैं जी? सबसे पहले तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, पहले साल में आ रहे हैं, ठीक है। ये नंबर 0.5 अगर होंगे तो ये तो 0.5 मिनट भी नहीं लगेगा इस पर, ये फटाफट हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट फ़ी कितनी है जी? 1% ऑफ द लोन अमाउंट, ठीक है। तो लोन अमाउंट कितनी है? 70 मिलियन का लोन आया था, ठीक है जी। अब दिन शिन को छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर हम फटाफट ये मार्क्स ले लें, ठीक है, इधर ही रखें। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 70 मिलियन का कितना जी? 1 या 0.1? अच्छा सवाल मिलियंस में करना है थाउजेंड्स में? मिलियंस में कर लो, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले लेना एक की बजाय, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो ना 70 मिलियन का ही लोन है तो उसकी किस्त फिर थोड़ी हो जाएगी, फिर वो मतलब डर है कहीं वो 0.3 आ जाए तो राउंड करके 0 ना करना पड़े, ठीक है ना। तो एक डेसिमल तो लाजमी है, लेकिन हम 2 ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो 70 मिलियन इंटू 1% 0.7 और ऊपर हमने लिख दिया रुपीज़ इन मिलियन,
ठीक है जी, ओके। ये मार्क्स आ गए हमारे पास। उसके बाद स्पेसिफिक लोन को देख लेते हैं जी। स्पेसिफिक लोन की कहानी क्या है। यकम मार्च 10 को ये लोन आया है, 13% इस पे इंटरेस्ट लेना है और इसकी किस्त जाके पे हो रही है अगले साल 31 अगस्त 10 में और फिर उसी साल में 28 फरवरी 11 में। यानी अगर मैं इसको कुछ इस तरह से टाइम लाइन पे अगर मैं ले लूँ, कहाँ बनी हुई है, नहीं वो टाइम लाइन अब रश में आ गई है, नीचे रश लग गया ना, ठीक है जी। नज़र तो सबको आ रही है ना, हाँ भाई ऑनलाइन वालों को नज़र आ रही होगी ये लाइन, ओके। तो हमारा साल पहला यकम जुलाई 2009 को शुरू हो रहा है, 30 जून 2010 तक और फिर 30 जून 2011 तक, ठीक है। तो अगर मंथ्स बना लें, ठीक है। तो लोन तो हमने लिया है यकम मार्च 2010 पे, ये है जनाब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आसानी हो जाती है आपको, आप पर्चे में ना बनाएं वैसे आपको समझाने के लिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी। अच्छा, अब लोन आया हमारा यकम मार्च को, फरवरी और मार्च यहाँ पर, ठीक है जी, ओके। और इसकी 6 महीने बाद किस्तें पे होनी है। तो पहली किस्त इसकी पे होनी है जाकर 31 अगस्त पे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद दूसरी किस्त इसकी पे होनी है जाकर 28 फरवरी पर, ठीक है ना, तो सही है। किस्त कितनी पे होनी है, यहाँ पे लोन कितना लिया 70 का, यहाँ पे कितनी किस्त पे होगी 5 की किस्त पे होगी, तो यहाँ कितना बच जाएगा 65, ठीक है ना। साथ में इंटरेस्ट भी आएगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। अच्छा, अब हमारा साल यहाँ पे हो रहा है एंड। पहला साल तो आसान ही लग रहा है वैसे, है ना। हमने क्या करना है जी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना है। कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा पूरा साल, हमारे साल में तो सिर्फ 4 महीने ही हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो ये 4 महीने ये 70 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। इसका इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, लेकिन इसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड तो करेंगे और उस इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट नहीं होनी, उसकी एंट्री होनी है एसेट डेबिट इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि क्या करना है हमने इसको कैपिटलाइज। जरा चेक तो कर लें। वर्क स्टार्टेड यकम मार्च को था, लोन रिसीव हुआ यकम, मैंने जो कह दिया यकम मार्च है और फर्स्ट पेमेंट भी किस दिन हो रही है यकम। तो भाई कैपिटलाइजेशन को कमेंस तो हमने करना है यकम मार्च से ही कर देना, ठीक है। और सीजेशन होगी पहली वर्किंग के अंदर, देखो तो 30 जून 10 तक, यानी पहले साल में कितने मंथ्स 4 मंथ्स, ठीक है, ब्लैक वाले 4 मंथ्स, ओके। और अगले साल के अंदर फिर अगले साल में जाते हैं फिर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है अगले साल में देखेंगे, ठीक है, 4 मंथ्स, ओके। ये 4 मंथ्स की क्या करनी है जी हमने, कैपिटलाइजेशन, ओके। एक्सपेंस नहीं बनाना, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो नहीं कहना है इसको, ये एसेट में डेबिट होना है, ठीक है। चलो, तो 70 मिलियन इंटू 13%, यहाँ मिलियन लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर लिखा हुआ ना रुपीज इन मिलियन, ठीक है। 70 इंटू 13 इंटू 4 बाय, अच्छा ना तो यहाँ फासला डाला ना यहाँ पे मंथ लिख के, क्यों, क्योंकि सस्पेंशन इस साल में, तो कोई डर नहीं है हमें, ठीक है जी। बाद में आंसर हमेशा बाद में लिखा करो, कोई चेंज ही आ जाती है आगे जाके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगली कहानी है इन्वेस्टमेंट इनकम की और जनरल लोन, इन दोनों की, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसीट पेमेंट बनाना पड़ेगा। रिसीट पेमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें, ठीक है जी। इसको मैंने क्यों मिटा दिया कि जनरल लोन में हमें सिर्फ चाहिए था 14% रेट, वो हमारा निकला हुआ है, ठीक है जी। अब हम उसको यूज़ करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब नंबरिंग जो है ना, वो दोनों साल की तोड़ के करने में बड़ा मसला होना है, ठीक है ना, बार बार देखना पड़ेगा। तो हम सारे सवाल की नंबरिंग एक ही कर लेते हैं, फिर देखेंगे जहाँ पे साल खत्म होगा वहाँ पर रुक जाएंगे, अगले साल की पेमेंट्स को वहाँ पे नहीं लेंगे, अगले साल को फिर अगले नंबर से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। वरना देखो ना, एक साल तक रोके आगे जाए को उस पहले साल की कोई पेमेंट आ जाए, फिर बंदे को हो अच्छा नंबरिंग गड़बड़ होगी, तो एक ही नंबरिंग कर लेते हैं। शुरू करें जी, सवाल सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ से साल शुरू हो रहा है ना, वो मंथ जहन में लाते जाएंगे और एक एक करके मंथ अपने सामने से गुजारते जाएंगे। सवाल 2 दफ़ा पढ़ा होगा तभी तो ये आसानी से हो सकेगा काम। सवाल 2 दफ़ा पढ़ा हुआ है तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जी फलां महीने में पेमेंट है, फलां महीने में रिसीट है, ठीक है। तो ज़रा एक नज़र देखो सवाल को, देखो ताकि थोड़ा आइडिया हो।
पता लग रहा है आपको? फिर अभी जब डिसाइड करता हूँ मैं तो आपको पता लग रहा था, हाँ यही पेमेंट्स में भी सोच रहा था, यही रिसीट्स हो रहा था। देखो सवाल देखो, अच्छा जी शुरू करें। जुलाई में कुछ हुआ, जुलाई 2009 में कुछ हुआ, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी कुछ हुआ है फरवरी में। अच्छा वो अगले साल फरवरी में, फरवरी 10 में नहीं हुआ, फरवरी 11 में कुछ हुआ है। ठीक है जी ठीक है, फरवरी आ गया था ना सामने। मार्च, यकम मार्च को क्या हुआ? लोन आया। यकम मार्च को क्या हुआ? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। यकम मार्च को और क्या हुआ? लोन की प्रोसेसिंग चार्जेस भी पे हुए। और तो कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर को पैसे कब दिए? 30 अप्रैल को दिए। ठीक है, तो यकम मार्च को अभी तक जो आपने बताया, एक तो ये वाला यकम मार्च है, ब्लू मार्कर बाहर आए, ये इसको हमने कहा 1, और फिर एक ये भी है। ठीक है, तो ये भी इसी यकम मार्च को है। इस 1% के साथ में 1 लिख देता हूँ ताकि याद रहे, इसको हमने लेना है। और फिर ये भी यकम मार्च को है। कोई और तो नहीं यकम मार्च 10 को? एक नज़र देख लो, देख लिया? ये 1A कर लो, ये 1B कर लो, इसको 1 डब्बे में डब्बे में केक, 3 केक। ठीक है जी, A B और C। हाँ जी, मार्च 10 गुजर गया, बोलो। फिर अप्रैल 10, ये 30 जून या 30 अप्रैल 11 पे कंसल्टेंट को चेक कराया होगा ना एंड पे जाके, तो अभी नहीं पे गया। ठीक है ना, तो अप्रैल 10 गुजर गया, बोलो। मई 10 कुछ हो रहा है? जून 10 कुछ नहीं हो रहा, जून 10 पे। चलो इसका मतलब पहले रिसीट पेमेंट सिर्फ यही 3 आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 10 कुछ नहीं हो रहा। अगस्त 10 क्या हुआ? ओह, लोन की इंटरेस्ट पेमेंट भी आ गई और साथ ही पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी हो गया, तो 2A + 2B इस दिन आ जाएगा। और कोई अगस्त में? अगस्त 10 में और कुछ हुआ? फिर अगस्त 10 के बाद सितंबर 10, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पढ़ा ना सवाल अच्छी तरीके से। जनवरी, यस, जनवरी पे क्या हो रहा है जी? कितने क्या आ जाएगा इसमें? नंबर 3। फिर फरवरी में तो 4A और 4B। तो आसान सवालों में नंबरिंग ना करने वालों, अब पता लगा आसान से सीखते सीखते मुश्किल में आए हैं। ठीक है जी, फरवरी 11 के बाद मार्च में कुछ हुआ? मुझे लग रहा है कुछ हुआ था। अच्छा वो पिछले मार्च में था। फिर अप्रैल में 30 अप्रैल को क्या हुआ? कंसल्टेंट को पेमेंट की, ये भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। फिर मई, चलो कोई गल नहीं, जान दो। मई के बाद जून में कुछ हुआ? अब ये देखो, ये 5 नंबर इस 30 सितंबर के साथ लग रहा है, मैं यहां से मिटा रहा हूं। ये 2 मिलियन के साथ लिख दो, जरा दूर हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, अब ये 30 सितंबर 11 को जो पेमेंट हो रही है, हमारे साल के भी बाद है पेमेंट। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे कल के सवाल के अंदर ये मैंने प्रूफ कर दिया था कि हम इसको लेटर से शुरू करके और वर्क कंप्लीटेड पे रोक देना रिसीट पेमेंट को, तो कोई मसला नहीं है। सवाल में जो काम करना होता है वो वहां तक हो जाता है। उसके बाद वाली रिसीट हो या पेमेंट हो, रिसीट पेमेंट के अंदर उसे ना भी लिखकर हम काम सही कर लेंगे, वक्त बच सकता है। ठीक है, सही है, होगी नंबरिंग जी। टोटल तो 5 चीजें हैं बस। तो जो रोज क्लास ले रहा है और रोज का काम रोज कर रहा है और क्लास वर्क वाला सवाल घर जाके कर रहा है होमवर्क में पहले, उसको क्या मसला आना है सवाल के अंदर? जैसा मर्जी सवाल आ जाए। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे हम। यकम मार्च 2010 पे लोन रिसीव्ड, कितना लोन रिसीव हुआ? 70। वर्किंग है ना, ऊपर रुपीज इन मिलियन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से फिगर उठ के यहाँ ही जाएगी ना, वहाँ लिखा हुआ रुपीज इन मिलियन। ओके, हमें बस यहाँ से लगा दें। ठीक है जी, बल्कि नहीं मूव करना पड़ेगा, सॉरी। 70 मिलियन का लोन आ गया। आप इधर आओ, ये 1A था, साथ ही 1B भी है। 1% कमिटमेंट फी पे की, तो यकम मार्च 10 को कमिटमेंट फी या जो भी लिख लो, कमिटमेंट फी पेड, रिसीव्ड, पेड, रिसीट्स पेमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, वहीं से उठा लो 0.7, दोबारा क्या कैलकुलेशन करना है। ठीक है जी, 1B हो गया। और 1C क्या है? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 25 रुपए की। रकम आज 10 को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन
पेमेंट कितना जी 25 और डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में 3 केक और दोस्त की क्या अमाउंट आ गई 44.3 तो लाखों में एक 44.3। अच्छा अब नेक्स्ट जो 2 है 2 वो 31 अगस्त 10 में है, हमारे साल के बाद है। अब मसला क्या आना है आपको, ये 31 ये यकम मार्च 10 से मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा हमारा साल हो जाना एंड। और उसूल पढ़ाया था अगर वर्क कंप्लीशन से पहले ईयर एंड आ जाए तो सब कुछ वहीं रुक जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का कैपिटलाइज करना भी हमने रोक दिया 4/12, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इनकम का कैलकुलेट करना भी रोकना पड़ेगा और जनरल लोन को भी रोकेंगे। हर चीज ने 30 जून पे रुकना है। इसका मतलब मैं यहां पर एक डेट लिख देता हूं 30 जून 10, ठीक है ना। 30 जून 10 पर मैं कह देता हूं जी ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, ना भी लिखो, कोई डायरेक्ट भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। और फिर यकम जुलाई 10 ही है भाई, इसको मैं ओपनिंग बैलेंस भी कह दूंगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो यहां पर इसी 44.3 को दोबारा लिख लो, कुछ हुआ नहीं ना, मतलब ये हम इस दिन से शुरू करके यहां रोक देंगे, ठीक है। फिर अगले दिन ये बैलेंस को इस दिन से शुरू करेंगे और आगे चलाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने 3 दफा लिखा। ऐसे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, किसी भी तरह कर लो, कंफ्यूज हो रहे तो किसी भी तरह कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है, ठीक है। ये बैलेंस से आगे निकल जाएगा, चलो बैलेंस, ओके। बस मकसद आपको समझाना ये है कि इसको 30 जून 10 पे रोकना है, जैसे मर्जी रोक लो। मुझे तो ये समझ में आया कि सही है। ये 3 दफा क्यों आ रहे हैं, ये 44 या 3 था, हमारे ईयर एंड पे ये क्लोजिंग बैलेंस है, बस इसको यहाँ रोक दिया, यहाँ तक रुकेंगे। फिर ये ओपनिंग भी था, अब वो यकम जुलाई 10 से शुरू कर लेंगे, ठीक है, सही है। चले आगे, किसी और तरीके से करना हो मेरी तरफ से इजाजत है, पूछने की जरूरत नहीं है, आंसर अगर सेम आ रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट 2A और 2B 31 अगस्त को क्या हो रहा है, लोन का प्रिंसिपल रीपे हो रहा है और लोन का प्रिंसिपल कितना है, 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, पहली दोनों ये जितनी है 5 मिलियन प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट, फिर वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या है जी 31 अगस्त 2010 लोन रीपेड कितना जी 5 मिलियन, ठीक है। अब इसमें से माइनस होगा ना, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त 10 को ही इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स पेड। कौन से 6 मंथ्स हैं, ये यकम मार्च 2010 है, यकम मार्च 2010 से 31 अगस्त 2011 10 तक, ठीक है। ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लेते हैं, यहीं पर ही कर लो। 70 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12 4.5 अभी कहीं पे, अच्छा कहीं पे अभी हुआ है नहीं हुआ तो 4.6 कर लो, चलो सिंगल पे आ जाओ, तो जब साबित हुआ कि एक से काम चल जाएगा 4.6, ठीक है जी। अब क्या 4.6 कर लो काट, ये देखो जी कितना 34.7, इसका टोटल बताओ 9.6 पे हुआ है। अभी तो देखो पड़ा था, ऊपर से देखना, ऊपर से देख लो, यहाँ से देख लो, बैलेंस एक ही बात है, ठीक है। बैलेंस पड़ा हुआ है 44.3, इसमें से 9.6 माइनस हो गया तो 34.7 का बैलेंस आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ आ रही सबको, फंड वालों साथ ही हो। अच्छा फिर जनाब 3 पे क्या हुआ, 31 जनवरी 11 पे सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, 31 जनवरी 11 सेकंड, ये इकट्ठा ही बना देते हैं ताकि फिर 1 मिनट में सवाल हो जाए। सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी 65 है, ओ तो फिर क्या करेंगे, ब्लू मार्कर निकलेगा और यहाँ पे लिखेंगे 65, क्योंकि स्पेसिफिक लोन में तो सिर्फ 34 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से तो निकल गया 34.7 और इधर देखो, और यहाँ पे बच गया 0, ठीक है। बकाया कहाँ से गया फिर, जनरल लोन से, पिछले साल में आई कोई नहीं जी 30.3, ठीक है जी, डन। समझ में आती है बात। उसके बाद 4A और 4B क्या है, 28 फरवरी को फिर 5 मिलियन का, 28 फरवरी को
5 मिलियन का लोन प्रिंसिपल रीपे हुआ और फिर यकम अप्रैल किधर गया, सॉरी, यकम सितंबर 10 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 28 फरवरी तक, यकम सितंबर 10 से 28 फरवरी 11 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे हुआ। ठीक है, तो लोन रीपेड तो पहले लिख लेना। समझ आ रही है तुम्हें? परेशान क्यों बैठे हो? कहाँ खोए हो, कहाँ पहुंचे हुए हो? अच्छा, इधर ही सवाल में इतना खो गए हो। हो लोन रीपेड सवाल से ही खोए हो ना। ओ सॉरी, अच्छा ठीक है जी, माइनस हो गया पेड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। देखो यहां पर हमने पेमेंट लेनी है, वो भूल जाना है कैपिटलाइजेशन किस महीने करनी थी, किसकी नहीं करनी थी। भाई बैंक को पेमेंट करते हुए उन्हें क्या कि आपने एक्सपेंस में डाला है या एसेट में डाला, उनको पैसे से कर्ज है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट पूरा ही पे किया। यहाँ पे कौन कौन से 6 महीने? यकम सितंबर 2010 से 28 फरवरी 2011 तक, तो 70 मिलियन नहीं ले लेना। इधर देखो, ये 70 पे 6 महीने निकाल लिया था, वो पे कर दिया। ठीक है, अभी मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की बात ही नहीं कर रहा, तो पेमेंट की बात कर रहा हूँ। जब पे हो गया तो यकम सितंबर ऑनवर्ड्स 65 आउटस्टैंडिंग है, जो 28 फरवरी तक 65 आउटस्टैंडिंग रहा, और फिर 5 आगे मजीद पे होकर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 मिलियन इंटू 13% इंटू क्या आया? 4.2। 4.2 क्या है? हाँ तो 2 हाँ तो 2 ही रहा ना। 4.225 है तो 4.23 हो जाएगा। तो बस 3 ने क्या करना है? 3 ने कुछ भी नहीं करना। ये एक डेट है भाई, 30 को ऊपर रखना अलग। ये एक डेट है, डिब्बा लगाओ और 2 केक हैं इसमें, इसलिए कि हमें जनरल लोन निकालते हुए भी एक ही फिगर से एंट्री करनी पड़े। और कैलकुलेशन जी 9.2 हो गया। 4A 4B, बस 5 भी कर लें। 30 अप्रैल 2011, ये भी हमारे अभी काम चलाओ में है ना। 30 अप्रैल 11 कंसल्टेंट फी पेड, कंसल्टेंट फी पेड 2 मिलियन 2। उसके बाद है तो सही पेमेंट हमारे साल के बाद है, प्रोजेक्ट की है, तो जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो हम उससे आगे नहीं जाया करते। जाके देख लो, फायदा कोई नहीं होना। ठीक है जी, अब सवाल तो हो गया खत्म। ठीक है, अब पहले साल के अंदर तो सस्पेंशन भी नहीं है, तो फटाफट आ जाओ। जाएगा क्या? बस अब यहाँ से लगा दे थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, जाएगा क्या जी? ये 44.3 मिलियन ये यकम मार्च को अवेलेबल हुआ। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 4 महीने तक इन्वेस्टेड रहा। तो 44.3 इंटू इंटरेस्ट रेट, मुझे भूल गया, जरा मुझे भी देखने दो आमिर भाई, और मुझे भी देखने दो। 8% पर एनम सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट होते हैं तो आता है 8%। और कितने मंथ्स? मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4/12। बस जगह नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि यहाँ सस्पेंशन है नहीं, मंथ्स भी नहीं लिख रहे, टाइम बचा रहे हैं। बस जी, ईयर एंड हो गया, इसलिए मैंने ईयर एंड लिखा था ताकि आपकी ब्रेक, ये ना ब्रेक फेल हो जाए और आप अगली पेमेंट पे चले जाएं। वो जहाँ पे 31 अगस्त पे आ रही थी, भाई नहीं, इस साल में तो हर चीज़ को 30 जून पे रोकना था ना, इसलिए मैंने यहाँ ब्रेक, ये ब्रेक है आपके लिए। ठीक है ना? ओके। अच्छा देखो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया। इसकी जरूरत यहाँ पे लिखने की कोई नहीं थी, लेकिन लिखा रहे तो अच्छा है। वैसे क्लोजिंग बैलेंस में ये पड़ा है, वैसे कंफ्यूज है ना, ओपनिंग में फिर यही चला जाएगा। ठीक है, काटना भी नहीं मुझे अच्छा लगा, वैसे सही है लिखा हो। 44.3, किसी ने लाइन फौरन लगा दी थी, कुछ बच्चे बैठे। अच्छा वो हंसे फिर। उसके बाद देखो, जनरल लोन में से कुछ पेमेंट इस साल में, कुछ पेमेंट भी इस साल में से इस साल में नहीं हुई, तो बताओ भाई स्पेसिफिक लोन 3 एग्जैक्ट 3.03। अच्छा 3.03 खैर है, 1.2 माइनस कर दो यार। जब लिख दिया यही कर लो यार, इसमें कौन सी लड़ाई है यार? जिसने जो लिखा हुआ सही है, ये फिगर, ये कैलकुलेशन सही है ना, तो आगे जो मर्जी कर दो। 1. इसका आंसर अब बताना है 1.83। हाँ, अब जो यहां लिख दिया है ना आंसर, उसका बताना है। ठीक है, कैलकुलेटर लिखोगे 3.03 माइनस 1.2, राउंडिंग जब कर दिया तो ठीक है, पेपर पे जो लिखा हुआ है कैलकुलेशन उसी करनी है। ठीक है ना? ओके, आगे चलें जी। जनरल लोन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हुई? 2.53। ठीक है जी,
यहाँ तक आपकी बुक और आपका सोल्यूशन भी मैच करेगा। क्यों? क्योंकि कंसल्टेंट फी तो आई है अगले साल में, एक चेंज मैंने ये की थी, और दूसरा डेप्रिसिएशन वो तो एंड पे निकलती है। तो यहाँ तक आपकी बुक का सोल्यूशन जो असल पास पेपर था वो सोल्यूशन और ये सोल्यूशन मैच कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ें जी। पी लो यार। अच्छा जी, अब अगले साल में आ गए। रिसीट पेमेंट तो हमारा वैसे ही बना हुआ है, सुकून से बैठ गए हम। सबसे पहले तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लिखेंगे इस साल में, और भाई हर साल थोड़े ही आने होते, एक बार होते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने कितने महीने का इंटरेस्ट जो है वो इस साल में कैपिटलाइज करना होगा? इधर देखो, यकम मार्च से नहीं करना, यकम मार्च से 30 जून तक तो हो चुका। अब इधर देखो, यकम जुलाई से 31 मई तक, ये बात समझ आई है? इधर देखो, ये सबको समझ आया? 30 जून तक तो हो गया, यहां से ना शुरू कर देना, फिर दोबारा डबल कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? समझ आइए बात। यकम मार्च से 30 जून तक 4 महीने का कैपिटलाइज हो चुका। अब यकम जुलाई 10 से 31 मई 11 तक कितने मंथ्स बनते हैं? ये 11 मंथ्स जो हैं इनका इंटरेस्ट अब कैपिटलाइज होना है। ठीक है जी, 11 मंथ्स। ठीक है, अब इन 11 महीनों के अंदर देखो, पेमेंट से हमने पहले ही जान छुड़ा ली रिसीट पेमेंट में, अब वो उसकी टेंशन नहीं है, पेमेंट तो होगी 6 महीने की। अब इंटरेस्ट तो बड़े ध्यान से लेना है। 70 पे 4 महीने का इंटरेस्ट पहले साल में कैपिटलाइज हो गया। 70 पे ये वाले 2 महीने का इंटरेस्ट जुलाई अगस्त अब इस साल में कैपिटलाइज होगा। फिर जो 65 बनेगा उस 65 का अगले 6 महीने का इंटरेस्ट ये भी कैपिटलाइज होगा। ठीक है जी, और फिर 1/5 की पेमेंट और जो हुई वो माइनस होकर ये बच जाएगा 60। ये 60 भी जाना तो बहुत आगे तक है, तो अगले साल तक जाना है, लेकिन हमें रोकना पड़ेगा इसको 31 मई पर, तो ये 3 महीने यहां पर भी आ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब 3 लाइनें आ जाएंगी स्पेसिफिक लोन की, क्योंकि मैंने आपको कहा था जितनी किस्तें आ जाए ना लाइनें बढ़ती जाती हैं। कोई किस्त ना आए 1 लाइन, एक किस्त पे हो जाए तो प्रिंसिपल चेंज होता है ना, 2 लाइनें, और 2 किस्तें पे हो जाएंगे एक साल में तो 3 लाइनें। और ठीक है ना, तो सबसे पहले 70 मिलियन इंटू 13% इंटू 2/12 करोगे, मंथ्स भी लिखेंगे अभी इंशाल्लाह। फिर 65 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12 करोगे, कौन कौन से महीने होंगे वो? सितंबर से फरवरी तक। फिर 60 मिलियन को 13% करोगे और 3/12 करोगे। बैंक ने नहीं ये 3 महीने का यहाँ पे लेना, बैंक तो एंड पे जाके पूरे 6 महीने का लेगा। ठीक है ना, लेकिन पेमेंट को तो हमने साइड पे कर ही दिया वैसे ही, पेमेंट से हम अब रिलैक्स हो गए। ठीक है ना, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो एक्रूअल बेस पे बुक होता है, वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनाना है या एसेट कॉस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है ना, और सही है। तो देखेंगे इस साल के 11 महीने बनते हैं कैपिटलाइजेशन के, जब वहां पे मंथ्स लिखेंगे तो गेन भी लेंगे। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन्स सबसे पहले 70 मिलियन इंटू 13%, ये कौन कितने महीने जी? 2/12। ठीक है, कौन कौन से मंथ्स हैं ये? जुलाई और अगस्त। ठीक है जी, फिर 5 मिलियन पे हुआ, कितना आ गया? 65 मिलियन। 13% के हिसाब से अब इसका कितने महीने का इंटरेस्ट? 6/12। फासला क्यों रख रहा हूं? सस्पेंशन है, और वो भी नॉन रूटीन सवाल में देख लिए। ठीक है, अब ये कौन कौन से 6 मंथ्स हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है जी, फिर 28 फरवरी को, 31 फरवरी कहने लगा था मैं, 28 फरवरी को 5 मिलियन और पे हुआ, ये रह गया 60। अब ये 60 पर 13% लगा, और ये कितने महीने? 3/12। कौन कौन से 3? मार्च, अप्रैल और मई। हाँ मैम, सही है, आंसर नहीं निकालना अभी, सस्पेंशन भी तो कहीं ना कहीं आनी है। यहां तक ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लेते हैं। ये लाइन लगाने की, ब्रेक लगाने का फायदा अब क्या होगा? 30 जून तक का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम हम ले चुके हैं। अब ये 44 को इस वाले को पकड़ लोगे और कहोगे किस दिन से अवेलेबल है? अब यकम जुलाई से ये इस साल में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, और बात समझ रहे हो? ब्रेक लगाना किसी जरूरी समझ आ गई? अब पूरा जुलाई और पूरा अगस्त 2 महीने तक ये 44.3 आउटस्टैंडिंग रहा। 44.3 इंटू 8% इंटू 2/12। कौन कौन से 2 मंथ्स हैं? जुलाई और अगस्त।
ये जनवरी के बाद अगस्त नहीं ना आ सकता, इसलिए ये ना समझना कि हम मिक्स हो जाएगा सर जनवरी और जुलाई। जनवरी के बाद ए थोड़ा ही आता है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये भाई साहब आ गए 34.7। ये किस दिन अवेलेबल हो रहे हैं? यकम 31 अगस्त से और पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। वाह वाह, फिर गिन लें, फिर गिन लें, फिर गिन लेते। लेट मी गिन अगेन। आई थिंक आई हैव गेन्ड अगस्त ऑल्सो। ठीक है जी, तो 31 अगस्त से अवेलेबल हुआ, अब यकम सितंबर अगस्त नहीं है। ठीक है, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। कितना आउटस्टैंडिंग है? 34.7 इंटू 8% इंटू 5/12 जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बस अंग्रेजी में फरवरी ना लिख देना, और 0, कहानी खत्म। चलो, अब जनरल लोन रह गया, वो भी यहीं से मिल रहा है। 30.3 किस दिन पे किया? 31 जनवरी। तो डेट ऑफ पेमेंट से अब ईयर एंड नहीं, वर्क कंप्लीट हो रहा है ना इसमें, तो वर्क कंप्लीटेड तक। ठीक है, तो 30.3 पे किया इंटू 14% दिया हुआ था जनरल लोन का कैपिटलाइजेशन रेट। क्यों नहीं निकालना पड़ा एवरेज? क्योंकि लोन ही एक था, एक से ज्यादा होते तो वर्किंग करते। एवरीथिंग इज क्लियर ना? शीशा कितने परसेंट? और इधर देखो, ये किस दिन पेमेंट की है? 31 जनवरी को। जनवरी को निकाल दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने? 4। तो 4/12। ठीक है, और सही है। आईकैप आप कह रहे हो, जो आईकैप कहेगा ये क्या किया? कुछ नहीं कहेगा भाई, टेंशन ना लो। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से मंथ्स हैं ये? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, उसके बाद ये 9.2 है, किस दिन पे किया? 28 फरवरी को। तो फिर पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई। क्या पेमेंट है जी? 9.2 इंटू 14% इंटू 3/12। ठीक है, कौन कौन से 3 मंथ्स हैं? मार्च, अप्रैल, मई। मार्च, अगस्त, मई। ओए यार दवाई दो, दवाई नहीं लेके आया आज यार। अच्छा, उसके बाद ये 2 है, 2 मिलियन। ये ओरिजिनल सवाल में अब नहीं होगा। 2 मिलियन इंटू 14% इंटू 30 अप्रैल को पे किया है, तो फिर सिर्फ यकम मई तक 1 महीना बनता है। ठीक है, तो 1/12 कौन सा महीना है जी? मई का। अब आपको ये कौन सा है? इस टेंशन में काटती मैं, पूरा मई लिख लो भाई, एक ही तो है। ठीक है, उस्ताद का उस्तादी नहीं करनी है। तुम्हारे दिल में आ रही कहोगे सर ये कौन सा है सर? नहीं कोई ना पता कौन सा है। ठीक है, अच्छा चलिए जी, सवाल खत्म हो गया। अब सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ लें जो छोड़ी थी। क्या मतलब? फिर आगे दूसरी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेशन वगैरह निकालना क्या मसला है जी, कॉस्ट वगैरह। हाँ जी, सस्पेंशन किधर है? द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी 11 टू 28 फरवरी 11। इधर 1 महीना फरवरी का, लेकिन इस साल में लाल मार्कर बाहर आ गया। जनवरी नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओ फरवरी। चल चल जा मेरा भाई, जरा करीब करीब यहाँ पे रह के। अच्छा, -1 नजर आ रहा है? ये एग्जामिनर को दिखाना है बस, और आपने क्या करना है? आपने कैलकुलेटर पे 5/12 लिख देना है। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आएगी कोई नहीं, वो बच गई इन्वेस्टमेंट इनकम, बच गई ना। ये जनवरी अगस्त नहीं है, जुलाई, अगस्त, फिर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आया ही नहीं। ओए इधर फरवरी, फरवरी -1, हाँ बाहर हो, तमीज से बात करते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, कहानी खत्म। हाँ कहते हैं प्लीज आप जाएं, बाहर हो, तमीज। नहीं पेपर में ऐसे काटना, ठीक है? नहीं ये नहीं लिख सकते। मैंने वो काम किया कि आप वो करो और फेल हो जाओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने 2 दिन पहले यही कहा था, आप लिखें। दवाई भूल गया आज लाइन। अच्छा भाई जोक्स अपार्ट, भाई समझ आई है? मैंने पहले भी कहा था
आप ये बटा भी दूर लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी सहूलत है ना, और मंथ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, उससे क्या तकलीफ है। उसको ये फिगर्स चाहिए, आप वो निकाल दो जैसे मर्जी, यहाँ पे जो मर्जी लिखते रहो। जी भाई, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.7 नहीं आ जाना, मैं ये कह रहा हूँ नहीं आना, ठीक है। 6.7 कर लें, चलें जी। हाँ 9.8 रखो, फिर पता है क्यों 9.8 रखो, ऐसे ही 7 जरा एक फिगर एग्जैक्ट, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ये किया था। थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही थी ना जहाँ पे कि यार चलो अब आगे आ रही है फिगर तो 3 तो बिल्कुल ही राउंड हो जाएगा ना, अच्छा नहीं लगता। अच्छा फिर इधर 7.4 जी 5.24 यहाँ से कंफ्यूज होगा तो इधर ही लगा दीजिए लाइन। 5.24 जनरल लोन 1.4 1 भी है, ओके जी, कोई नहीं यार, राउंडिंग का डिफरेंस इज नो मैटर एट ऑल। 6.65 हम 2 डेसिमल पे चले गए, क्या हुआ फिर, ठीक है जी। अब पहली कहानी है एसेट की कॉस्ट निकालना और दूसरी कहानी है उसको डेप्रीशिएट करना। पहले साल में एसेट कंप्लीट नहीं है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा और डेप्रीशिएट नहीं होगा। दूसरे साल में एसेट कंप्लीट हो गया है तो डेप्रीशिएट भी होगा, ठीक है ना। अब मैंने लिखा तो यहाँ पर बुक वैल्यू ही, ठीक है, बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू मैं यहीं पे कर लेता हूँ दोनों की, ठीक है ना, बल्कि वहाँ वर्किंग्स कर लेंगे। भाई ये देखो यहाँ पे रोक दिया ना इसको, ठीक है, ज़रा अलग अलग रहे ताकि मैं मिटाऊँ कुछ ना, फिर आप बाद में एंड पे पिक्चर ले सको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ एड्रेस, ठीक है, मुझे चाहिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, क्या चाहिए, तो मैं पहले निकालूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट का नाम क्या था, प्लांट था, ठीक है, प्लांट, ठीक है जी, और लेस करेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी ना साथ साथ लिखो क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ी सी फनकारी लगानी है, उससे एक जगह पे दोनों काम हो जाए, ठीक है ना, मतलब एक साल में CWIP कहूँगा ना, ठीक है। अच्छा अब 2000 कौन कौन से साल है, 2010 है, 30 जून 2010, और दूसरा है 30 जून 2011, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक वर्किंग करता हूँ, ये 1 थी ना, वर्किंग 2 कर लेते हैं, ठीक है, और फिलहाल पहले साल की बात कर रहा हूं तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ना। अब वर्किंग 2 प्लांट जो कि CWIP में पड़ा है, उसकी सबसे पहले आएंगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, ठीक है जी। नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, कितनी कॉस्ट, यहां से ही देख लो कितनी कॉस्ट हुई थी, एक ही पे हुई थी, एक ही इनकम भी हुई थी, क्योंकि इधर देखो ये 1 जनवरी 11 से 1 जनवरी 11 तो यहाँ कहीं आगे पड़ा, ये पहले साल के अंदर तो सिर्फ 25 मिलियन की कॉस्ट आई थी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स में, ठीक है। तो 2010 की अगर बात करूं मैं तो 25 प्लांट की कॉस्ट आ गई 25, यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई 25। उसके बाद नंबर 2 कोई मैप फी है, कोई परमिट फी है, कोई कंसल्टेंट फी है, इस साल में नहीं है, इसलिए लिखा मैंने इस साल में नहीं, ठीक है ना, सही है। एंड थर्ड वन वाज, आपको वो तरतीब ही आपने खराब कर दी, हाँ यार तरतीब तो बाकी खराब होगी। मैप फी परमिट फी आपके ज़हन में बन गया ना, असल में खाका पर्चे में ही सारे लिखने बैठ जाना। कंसल्टेंट फी नहीं है जी, नहीं तुम ना लिख के आना। बोरोइंग कॉस्ट 2.53, ठीक है जी, 27.53, ठीक है जी। अब हमने यहाँ कहेंगे 27.53 हमारे प्लांट की कॉस्ट है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये इन प्रोग्रेस है, इसलिए इस पे कोई डेप्रीसिएशन इस साल में माइनस नहीं होगी, और इसकी बुक वैल्यू भी 27, आमिर भाई नजर आ रहा है ये, इसकी बुक वैल्यू भी होगी, नहीं तो 2-3 सिर तो ला देने थोड़े देर, 27.53, यही इसकी कॉस्ट भी आ जाएगी और यही इसकी बुक वैल्यू होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हुई नहीं, समझे बात। अच्छा अब भाई 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि नए सिरे से इस वर्किंग को ओपन करो,
और उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये 25 की पहले लो, फिर दूसरी कॉस्ट भी लो, लेकिन फिर एक गड़बड़ करोगे, वो ये करोगे कि बोरिंग कॉस्ट ये वाली उठा लोगे, पिछली को भूल जाओगे। तो आसान तरीका क्या है भाई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस याद करो। अगर आप CWIP का अकाउंट आपने फैम वाला सवाल किया था, जरा इधर लाएं, जरा इधर। फैम वाले सवाल में हमने कहा था जी ओपनिंग में पढ़ा है, अभी आज दूसरी क्लास को कराया ना सवाल, 91 पढ़ा है, ठीक है जी। फिर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हुआ है 53 से, और बिल्डिंग में ट्रांसफर हुआ है 100, ये मैंने अभी सुबह क्लास में कराया ना, इंट्रो प्लस R1 यहाँ पहुँच गई है, ठीक है जी। तो क्लोजिंग में आपका ये तो बता दो, ये नहीं याद है मुझे, 44 बच गया, ठीक है। अब असल में कहानी ये है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को ओपनिंग रख के, अब मैं अगर अपने सवाल का बनाऊं, ठीक है, तो ये तो था ना वो फैम वाले सवाल का, आपको थोड़ा रिवाइज करवाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे फैम वाला सवाल कौन सा है, वो भाई हमने नोट बनाया था, सबसे पहला नोट जो एग्जाम लेवल का था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब अपने सवाल की अगर बात करें, मैं ये अकाउंट बनाऊं तो मैं यूं कहूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ओपनिंग, ये उठा के 27.53। अब देखो इस 27.53 में सब कुछ आ गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आ गई, अगर कोई कंसल्टेंट को पे की होती चीज को मैं ही पेनल्टी वो भी इसमें आ जाती, और इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज हुआ है ऐड हुआ है वो भी आ जाता, ठीक है। अब अगली कॉस्ट को हम इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है जी। तो हम उसमें क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ऐड करेंगे, ठीक है। वो कितनी है 65 + 10, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 75, ठीक है ना। ये वहां कर लेते हैं, वैसे जरा सिखा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 70, यहाँ रोशनी तो नहीं पड़ रही ऑनलाइन वालों को। उसके बाद कंसल्टेंट फी पे की है, कंसल्टेंट फी 2 मिलियन ऐड होगी ना, और फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो की है वो 6.65। बात समझे हो, ऐसे कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है ना। और क्लोजिंग की बजाय हम कह देंगे जी ये प्लांट में ट्रांसफर कर दिया, ये सब तैयार हो गया, किस दिन 31 मई को ये तैयार हो गया, जितना भी है क्लोजिंग 0 हो गया, कितना है 111 ठीक है। ये मैं यहां बना देता हूं, वैसे ही मैंने आपको बताया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को रिवाइज किया हमने, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था आपको असल में कि आप क्या करें, इस वर्किंग की बजाय नई वर्किंग ओपन कर लें, ठीक है, सही है, कर लें। अब नई वर्किंग में आपने किया जी प्लांट को, प्लांट हो गया, बोलो इसमें सबसे पहले हाँ आपने यहां पर लिख दिया ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड इन 2010, ये आ गया एज इट इज 27.53। ये भूल ना जाओ, इसलिए मैंने कहा लिखने आपको जी, हम नहीं भूलते, 25 लिख लेंगे डायरेक्ट स्टार्ट जी, यहीं से ऐड कंटिन्यू कर लेनी, जरा अलग रख दिया मैंने, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी, ऑलरेडी कैपिटलाइज हुआ पड़ा था, एज इट इज आ गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इस साल पे की वो कितनी है 65 + 10, ये मैंने कल भी बात की थी, अगर एसेट आज खरीदो उधार पे, आपने आज प्लांट खरीदा उधार पे, तो क्या प्लांट डेबिट नहीं करोगे? नहीं जी, हमने 6 महीने बाद पैसे देने प्लांट को, तो तब हम जो डेबिट करेंगे, ऐसा होता है। हमने आज प्लांट खरीदा यकम जनवरी 15 पे, उधार पे खरीदा 100 रुपए का, तो प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट। और जिस दिन पेमेंट करेंगे, मिसाल के तौर पे 30 जून पे पेमेंट की हमने, 30 जून 15 पे, तो उस दिन एंट्री करते हैं पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये जो कंस्ट्रक्शन की पेमेंट है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि पैसे कॉन्ट्रैक्टर को 30 सितंबर पे दिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्डिंग 30 सितंबर पे कंप्लीट हो रही है, बिल्डिंग सवाल लिख रहा है कि 31 मई को कंप्लीट हो गई है, ये होगा फाइनल बिल। हमने कहा होगा 6 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मनी भी रखते हैं हम तो अभी प्रोग्रेस पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, आज तो नहीं, अब कल बात होगी, ठीक है। प्रोग्रेस पेमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या है, थोड़ी थोड़ी पेमेंट करते हैं, उसके हर बिल में से कुछ पैसे काट के रखते रहते हैं, और जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो हम कहते हैं 6 महीने इस्तेमाल करेंगे, चेक करेंगे, फिर पैसे जो आपको दे देंगे, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना। तो भाई सादा सी बात है, बिल्डिंग कंप्लीट हुई 31 मई 2011 को, अब कॉन्ट्रैक्टर ने ये फाइनल बिल भेज दिया होगा, आपने नहीं पे किया 31 मार्च को, 31 मई 11 को, जून भी गुजर गया, जुलाई भी गुजर गया, अगस्त भी गुजर गया, सितंबर में दे दिया। मसला क्या है, क्या बिल्डिंग को डेबिट ना करें? बिल्डिंग रेडी टू यूज है, बिल्डिंग रेडी टू, प्लांट रेडी टू यूज है, पैसे नहीं दिए तो क्या ऐड ना करें? ओ बोलो, बात समझ गए हो?
तो भाई ये मैंने शायद पहले या दूसरे दिन लेक्चर जब करा रहा था तो मैंने एक बात भी की थी कि कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स मत लिखो, याद आ रहा हो किसी को? अगर मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिखो, क्योंकि अगर तुम कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिखोगे ना तो फिर इस तरह के सवालों के अंदर गड़बड़ कर जाओगे। वो सवाल अब आ गया, ठीक है? आपने बिल्डिंग कंप्लीट कर दी है, ये बिल्डिंग की कॉस्ट इनकर हो गई है, ये 10 मिलियन का फाइनल बिल आया था तो पे हुआ है ना। अब वो आया 31 मई को होगा, या जब भी आया है, बिल्डिंग 31 मई को कंप्लीट हो गई है। पैसे सारे ही ना दिए होते भाई, 1 रुपया ना दिया होता उसको, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, बिल्डिंग डेबिट हो जाती, सारे का सारा ही पेबल हो जाता। लेकिन फिलहाल हमारे साल में सिर्फ 10 का पेबल नजर आएगा। ओके, बैलेंस शीट बनाता हूं, अभी देख लेते हैं। डन, चले जी। तो ये 75 आएगा आएगा आएगा, लाजमी आएगा। ये 10 की ही तो गलती आपने करनी थी, इस वजह से मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन पेमेंट की बजाय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था। कॉस्ट लाजमी नहीं कि पे कर दें हम, कॉस्ट इनकर हो गई है, बिल्डिंग में ईंटें लगा दी, उसने सीमेंट लगा दिया, उसने लेंटर डाल दिया, बिल्डिंग तैयार है, उसने कहा पैसे हमने कहा ले लेना, बिल्डिंग तैयार है, बिल्डिंग डेबिट, पैसे नहीं दिए तो पेबल क्रेडिट, दे दिए तो कैश क्रेडिट। क्लियर? जिन्होंने इंट्रो छोड़ के गया था वो समझ आ रही है उसको? अच्छा, देखना इस टेस्ट में जब नेक्स्ट टेस्ट आएगा तुमसे फिर चबल बजनी है। ओके, अच्छा जी, बोरिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गई जी। उसके बाद अब नहीं है ना मैप फी, कंसल्टेंट फी डायरेक्ट लिखो, बस बड़े हो गए हो। कंसल्टेंट फी पे की है, कंसल्टेंट फी यहां पर भाई नजर आ रहा होगा, थोड़ा छोटा हो गया, बस बोल भी रहा हूं, बच्चे गुजारा कर लें ऑनलाइन वाले, ठीक है? कंसल्टेंट फी कितनी है? 2 मिलियन। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड कितनी जी? 6.65, तो टोटल 1111.1, ठीक है जी? 1111.18 ये लिखा हुआ है, 1111. फिर भी तस्वीर खींच के बच्चे पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ, हालांकि मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल स्पीड में जो सुन रहे होते हैं ट्रिपल को ट्रिपल स्पीड में सुनेंगे तो 1111.18 पता नहीं क्या नजर आएगा उसको, क्या सुनाई देगा जी? 1111.18 ये आ गई इसकी कॉस्ट। ओह, इसको इधर लिखने से बेहतर क्या है, मैं यहां पर लिख दूं प्लांट और यूं लिखूं 2011 में अब ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, बल्कि 2011 में तो ये प्लांट बन गया है। बड़ा होके प्लांट बनूंगा कहता था ना, बन गया प्लांट, ठीक है? ये क्या कहता था 2010 में कहता था मैं बड़ा होके प्लांट बनूंगा, बन गया प्लांट। छोटे तो बड़ा शौक होता है, बड़े हो जाए, बड़े होके पता लगता है नहीं यार। देयर वर मेनी वेव्स टू बी किल्ड, जो हमने नहीं किल की, इस शौक में बड़े होंगे। अच्छा जी, अब अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में सिर्फ 1 साल की ही डेप्रिसिएशन आनी है ना, तो ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन वो निकाल लेते हैं, निकाल लें। यहीं पे अलग वर्किंग करूं तो इतने बड़े हो गए, ये तो काम हो ही सकता है जी। यूजफुल लाइफ प्लांट की है 20 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन 31 मई को तैयार हुआ है तो हमारे साल में सिर्फ 1 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है। तो इधर देखो, सब इधर देखो, 1111.18 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गई पूरे साल की डेप्रिसिएशन इनटू 1/12। तो वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख लेता, लेकिन मैंने कहा चलो एक्यूमुलेशन अब पूरा फॉर्मूला लिख दें कि आप अकाउंट बनाओ भी तो यही होता है। ओपनिंग 0 है, फॉर द ईयर इतनी डेप्रिसिएशन आई, और क्लोजिंग क्या आ गया? 0.46 माइनस किया आपने 110.72। तो भाई ये सोल्यूशन आपको मिलना कोई नहीं है, इसलिए इसकी पिक्चर शिक्चर ले लें। 110.72 मैं आगे कैमरे में भी देख लेता हूँ, सबको नजर आ रहा है सब कुछ सही से, इसको नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हो तुम? जल्ले हो? मैं नहीं जल्ला, मैं नहीं हूं, तुम हो गए जल्ले। यार ये कैमरा नीचे करो, मुझे देखने दो सारे, 1 मिनट। ये सामने वाले भाई ने नहीं किया, सबने नीचे कर लिया, जिसका मसला हो रहा था। बिल्कुल बेहतरीन नजर आ रहा है यार, जबरदस्त छा गए हमें भैया। प्लांट CWIP डिवाइड बाय 1/12 बेहतरीन। और क्लोजा फोटोग्राफर, कैसा लगा सवाल? फिर लेंथी था, 20 नंबर भी तो थे। मेरा दिल ये है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बना डालें आप, और जिन्होंने ना की है वो क्लास से जाएं। उसका मैं इंतजार कर रहा हूं कि स्टेटमेंट चेंज इक्विटी शुरू करेंगे तो वो बात करूंगा, वो नहीं बताऊंगा, दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी सुनिए इधर,
सब कुछ हुआ पड़ा है, बस यार देख लो थोड़ा सा इधर। इनकम स्टेटमेंट के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाएं आप तो इनकम स्टेटमेंट 2010 और 11 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इधर देखो लोन आया है हमारा कब, यकम मार्च को, और इसी दिन से ही एसेट की कॉस्ट में ऐड होने लग गया है। तो पहले साल में 4 महीने का इंटरेस्ट था, सारे का सारा एसेट डेबिट, सारे का सारा 4 महीने एसेट डेबिट हो चुका है। देखो ना एसेट कॉस्ट में ऐड हो गया ना, समझ नहीं आई तुम्हें? 4 महीने का इंटरेस्ट था ना पहले साल में, ये देखो ये 4 के 4 यकम मार्च को लोन लिया तो 31 जून 10 तक कितने महीने का इंटरेस्ट बैंक का बनता है? दिया नहीं है, बनता कितना है? 4 का, मार्च अप्रैल मई जून, 4 के 4 महीने ऐड हो गए एसेट की कॉस्ट में, क्योंकि ये कैपिटलाइज वाली बोरिंग कॉस्ट थी और ये देखो यहां पे आगे ऐड हो गई, नेट होकर ऐड हुई है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब 10 के साल में तो कोई भी नहीं इंटरेस्ट आना, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो को बना ही नहीं, क्योंकि 3.03 की एंट्री क्या हुई? प्लांट CWIP डेबिट और पेएबल है, कैश है भी नहीं, इंटरेस्ट पेएबल, ये भी तो बैलेंस शीट में दिखाना है। कितना जी? 3.03। और ठीक है, बात समझो? तो फिर इंटरेस्ट में एक्सपेंस में कोई नहीं आया। और दूसरी चीज क्या आ सकती है यहाँ पॉसिबली? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो भी कोई नहीं आई। अच्छा, आपको कि वो लोन कमिटमेंट कॉस्ट आई थी, वो भी ऐड हो चुकी है एसेट कॉस्ट में, उसकी एंट्री भी हमने एक्सपेंस की बजाय। ठीक है जी, तो 10 के अंदर मुझे तो और कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा तो बताएं? नहीं, ओके। 11 में आए तो 11 के अंदर डेप्रिसिएशन तो नजर आ रही है, अभी कैलकुलेट किया 0.46। ठीक है, ये तो आ रही है, जो काम कर लिया तो आसान हो गया ना। अब इंटरेस्ट के बारे में जरा ध्यान करो, तो यहां पे आपको कहा था 1 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस में जाना है, क्योंकि इस साल में 11 महीनों को कैपिटलाइज कर दिया था, बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बैंक ने लेना ही लेना है भाई। हाँ ठहर जाओ, उधर ही आ रहा हूं, फिर देखो वैसे बारीक की बात की है। अच्छा जी, इधर देखो, इसको छुपा के सर देखना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, वो क्रॉस नहीं लगाओ, फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने महीने का इंटरेस्ट है? 11 का। ये हमने क्या करना है? कैपिटलाइज, और 1 महीना जो बचेगा इस साल का वो जाएगा एक्सपेंस में। लेकिन एक मसला हुआ, नॉन रूटीन सस्पेंशन आई और 1 महीने का इंटरेस्ट भी इधर नहीं डाला, तो क्या बैंक नहीं लेगा? क्वेश्चन इज, बैंक नहीं लेगा? बैंक लेगा ना। बैंक क्या कहेगा? बैंक क्या कहेगा? और भाई काम रुका रहा तो मेरा क्या कसूर है, मुझे तो इंटरेस्ट दो। इसका मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता था, कैपिटलाइज हुआ कितने महीने का? 1 2 3 4 5 6 7, ये तो है कोई नहीं, 8 9 10, 10 का ऐसे ही कॉस्ट में ऐड हो गया, तो बाकी 2 महीने का एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? इधर देखो, यहाँ रोशनी भी पड़ती है वैसे, इधर देखो 70 इंटू, तो कोई बात नहीं 70, ये मुश्किल बात है वैसे, 70 इंटू 13% इंटू ये 2/12, इधर देखो ये कैपिटलाइज हो गया, निकल गया, इस महीने का तो कैपिटलाइज हुआ है ना। फिर आखिरी वाला 60 इंटू 13% इंटू ये भी कैपिटलाइज हुआ है, लेकिन इस आखिरी में से 1 महीने का एक्सपेंस आउट होना है। ठीक है ना, तो 60 इंटू 13% इंटू 1/12 कितना? कि मैंने जिंदगी पहली बार ये इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई, पहले कभी नहीं बनाता। पॉइंट, तो आप लकी हैं 65। ठीक है, ऐसे ही 70 और 60 के दरमियान 65 पड़ा है। इस 65 में इधर देखो 65 इंटू 13% इंटू 1 2 3 4 5 6 है ना, 5/12 तो हो गया टैं क्यों? एसिड कॉस्ट में ऐड हो गया। 1 महीने का जो नहीं हुआ 65 इंटू 13% इंटू 1/12 कितना बनता है? 0.70। अब ये है एक्सपेंस 1 पॉइंट, कभी नहीं बनवाई मैंने इसकी इनकम स्टेटमेंट, जिंदगी पहली बार बनवाई, लकी वंस, वेलकम वेलकम। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाओ फिर। अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्लांट वो बनी हुई है पहले ही, चलो दोबारा लिख देता हूँ। प्लांट CWIP 27.53 और प्लांट 111 ना वह बुक वैल्यू बताओ ना, वो समझो नोट बन गया हमारा 110.72। इसकी वर्किंग कर तो दी, अब दोबारा क्यों करूं मैं? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट की बना रहा हूं। ठीक है, ओके, ये मिटा रहा हूं। ये इंटरेस्ट पेबल, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन आएगा। ठीक है जी, और करंट लायबिलिटी में इसका करंट
पोर्शन आएगा और इंटरेस्ट पेबल भी आएगा, ठीक है। तो मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा इसको प्रेजेंट करना चाहें तो घर पे ट्राई करें, मैं डिस्कस कर लूँगा। लॉन्ग टर्म लोन में 30 जून पे खड़े होकर देखोगे तो सारे का सारा पेबल होगा और 10 मिलियन करंट में आ रहा होगा, बाकी नॉन करंट। अगले साल पे आओगे तो 2 किस्तें पे हो चुकी होंगी, बाकी 60 पेबल होगा, उसमें से 10 करंट और 50 नॉन करंट। आसान है, ठीक है। अगली बात, 10 के साल में ये 4 महीने का इंटरेस्ट पेबल होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी एंट्री, जो भी था, ठीक है। और 11 वाले साल में भी 4 महीने का ही पेबल होगा, ठीक है। ट्राई करना, ना समझ आया तो मैं बनवाऊंगा, मैं हूं ना, ठीक है। ठीक है भाई, होमवर्क में क्या करना है, इस सवाल को दोबारा, और इसी हैंडआउट में एक सवाल है जमाल नासिर एंड कंपनी, वो भी कर लीजिएगा, देखूंगा सोल्यूशन इसका शेयर कर दूंगा मैं। अल्लाह हाफिज़।